जय हिंद। अभी जो फ्रांस में हालिया घटना हो रही है और फ्रांस का जो पूरा बाइकआउट चल रहा है, इसमें फ्रांस अकेला पड़ गया है और एकमात्र देश भारत है जिसने खुल के फ्रांस के साथ आ गया है। जबकि ये बात जानते हुए कि हमारे लाखों लोग अरब देशों में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से भी बाइकआउट हो जाए तो दिक्कत आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे ओरिजिनल मतलब क्या है, आखिर भारत इतना खुल के फ्रांस के फेवर में क्यों आया है, इसको समझते हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी मैगजीन थी जिसका नाम था चार्ली हेब्डो। इसने 2015 में पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया था, जिसके बाद इसमें ब्लास्ट कर दिया गया इसके ऑफिस में भी। वही कार्टून को पिछले दिनों में एक स्कूल के टीचर ने दिखाया था, जिसके बाद एक चेचन्या का लड़का जो रूस में स्थित है वहाँ से आया था यहाँ पर रिफ्यूजी बनकर, उसने टीचर का फाइल निपटा दिया, गले काट के रख दिया। जिसके बाद इमाम वहाँ के मैक्रन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे गए। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया, जो मेन विवाद शुरू हुआ उनके बयान से। उन्होंने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से इस्लाम खतरे में है। इनके बयान के बाद पूरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा बाइकआउट चालू हो गया और आज के दिन तो हुआ जब तक वीडियो शूट कर रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि फ्रांस में एक बम ब्लास्ट भी कर दिया गया है। फ्रांस के खिलाफ लामबंदी में सबसे आगे आ गए भाई तैयबुल अर्दोगान तुर्की के। इन्होंने एक मीटिंग में बोल दिया कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, जिसके बदले में फ्रांस ने तुर्की से अपना राजदूत वापस बुला लिया। देखिए, इन दोनों के बीच में झगड़ा पुराना है, लेकिन ये भाई साहब बहुत होशियार है, ये अपने पुराने झगड़े को इसमें सुलझा लेना चाहते हैं। आप याद कीजिए कि आज से 2 महीना पहले यही फ्रांस था जिसने लीबिया में स्थित तुर्की के एयरबेस पर हमला कर दिया था। तुर्की जब भूमध्य सागर में पेट्रोल की खोज कर रहा था तो ये विरोध करते थे इनकी नौसेना, तो इनकी तो लड़ाई पुरानी है। अब इन्होंने क्या किया, एक धार्मिक कार्ड खेल दिया कि भैया तुमने ऐसा मैटर है तो हम तुम्हारा विरोध कर देते हैं। तो इन्होंने अपना राजदूत को वापस बुला लिया, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। इन्होंने बाइकआउट कर दिया कि भाई तुर्की के फ्रांस के सामान का विरोध किया जाए, बाइकआउट किया जाए। इन्होंने कहा कि ये गलत है और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम तुर्की के सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। एक्चुअली तुर्की के माथे पे एक तो भूत सवार है। अभी जो तुर्की देख रहे हैं ना वो यहाँ पर है, लेकिन ये जो तुर्की वर्तमान में ना यहाँ पर है, लेकिन ये तुर्की का पुराना एरिया अगर देखेंगे तो इतना बड़ा था। जितना एरिया घेरे हैं ना, इसको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, इसको उर्दू में उस्मानिया हुकूमत कहा जाता था। बाद में ये हुकूमत को तहस नहस कर दिया गया और थोड़ा सा एरिया बच गया उस्मानिया का, यहाँ तक में विभाजन के बाद सब बच गए, यही तुर्की। और तुर्की को लगता है कि नहीं, ये अपना पुराना साम्राज्य वापस लेने चाहते हैं। यहाँ पर हद है भैया, कहाँ से पॉसिबल है अभी आप पुराना साम्राज्य वापस लेंगे। इसलिए ये अपने आप को मुसलमानों का लीडर दिखाने में तुले हुए हैं और इनका ये कहना है कि पूरे मुसलमान हमारे लीडरशिप को एक्सेप्ट करो। लेकिन इनके साथ समस्या क्या है कि ये सऊदी अरब है, ये अपना अलग ही है। सऊदी अरब चाहता है कि मुस्लिमों का लीडर हम रहें, और इधर ईरान है कि भैया ये शिया कंट्री है, ये चाहते हैं कि मुसलमानों के लीडर हम रहें यहाँ पर। लेकिन तुर्की थोड़ा सा आगे है, क्योंकि इन लोग के पास पेट्रोल है, इसके पास पेट्रोल, टेक्नोलॉजी, पैसा, हर चीज थोड़ा सा आगे है। और दूसरा क्या है कि ये थोड़ा सा इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तुर्की जो खुद को मुसलमानों के लीडर बता रहे थे, तो ये भाई साहब कहीं से रुक जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में एकमात्र भाई साहब यही हैं जो परमाणु बम रखे हुए हैं। यहाँ के तो लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि मार दो फ्रांस में परमाणु बम। अरे भाई साहब, दुनिया में परमाणु बम जब फ्रांस मारने लगेगा ना तो आप लोग कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और हद देखिए इन भाई साहब लोग, इनका लेवल ही हमको समझ में नहीं आता है। इन्होंने अपनी संसद को, इनके संसद को जनरल असेंबली कहते हैं, वहां से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि फ्रांस से अपने एम्बेसडर यानी राजदूत को वापस बुला लिया जाए। जब ये प्रस्ताव पारित हो गया ना, तब पता चला फ्रांस में इनका कोई एम्बेसडर, राजदूत नहीं है। हद है भैया, सब ये सब क्या करेगा से समझ में नहीं आता है। अभी पूरे विश्व में देखेंगे जितना भी आईओसी कंट्री है, या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफ्रीका का ऊपरी भाग, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इस सब एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन द्वारा फ्रेंच सामानों के बहिष्कार की बात कही जा रही है। लेकिन विद्वानों का मानना है, जो विशेषज्ञ हैं, कि इससे फ्रांस पर कुछ खासा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तुर्की, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब के मॉल से फ्रांस के बने हुए सामानों को बाहर भी कर दिया गया, वो लिस्ट से हटा दिया गया कि भैया फ्रांस के सामान नहीं रहेंगे। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति साहब हैं, उनके पोस्टरों को भी इन लोगों ने मतलब जला वला दिया, उस पर जो भी इनका विरोध प्रदर्शन था वो कर लिए। लेकिन फ्रांस का जो मेन व्यापार चलता है वो इन चीज़ों पे नहीं चलता है। फ्रांस का जो टुलूज शहर है, वहाँ पे मुख्य रूप से वो हवाई जहाज के लिए फेमस है। एयरबस का कारखाना वहाँ बहुत बड़ा है, तो हवाई जहाज, ये लोग हवाई जहाज का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, इनको खुद बनाने तो आता नहीं है हवाई जहाज, तो इनको खरीदना वहीं से पड़ेगा। दूसरा, फ्रांस का एक जगह है जहाँ पर बोर्दो, वो शराब के लिए फेमस है। शैंपेन शराब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो शराब के लिए वहाँ पे फ्रांस का बहिष्कार। हालांकि शराब के व्यापार पर फ्रांस मुसलमानों कंट्री में बहुत कम ही बेचता था, क्योंकि वहाँ शराब की खपत बहुत कम है, लेकिन इस पर भी कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रांस का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसमें गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं, ये फ्रांस का जो अरब देशों में बहुत ज़्यादा निर्यात है, लेकिन आप देखेंगे तो इसका कहीं विरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो कृषि संसाधनों पर आत्मनिर्भर है, वो
अपने जरूरत की अनाज को खुद उगा लेता है और बाकी देशों को भी बेच देता है। हालांकि मुस्लिम कंट्री को वो कुल अनाज का केवल 3% बेचता था, लेकिन हाँ, ये 3% बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कृषि उत्पाद, यानी जो उसके ये कृषि से बने हुए थे, जैसे सॉस वगैरह, टोमेटो सॉस, जितने चीज़ें आते हैं जो कृषि से उत्पन्न होते हैं, जूस वगैरह, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री थी, मुस्लिम कंट्री वगैरह, उसमें फ्रांस के ब्यूटी और लग्जरियस आइटम बहुत ज़्यादा थे। क्रीम पाउडर, ठोड़ रंगने वाला, काजल, ये सब जो बढ़िया कैटेगरी का था वो सब। काजल जो हम तो एक तो फिजिक्स के वीडियो में बता दिए थे, संजक वाला लिपस्टिक काजल, लड़का सब मारा से उसको वायरल करके रख दिया, इसलिए काजल ओजल बोलने में भी अजीब लग रहा है। तो ये सब चीज़ों का व्यापार फ्रांस में ज़्यादा है, मतलब उसके प्रोडक्ट है, और इसके प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ है। यहां पर भी एक असर डायरेक्ट देखने को मिलेगा। लॉरियल एक कंपनी है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है। आप सैलून वगैरह में जाइएगा तो फ्रांस की उस कंपनी को आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल में देखेंगे तो फ्रांस का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक कृषि और एक कॉस्मेटिक वाले पे थोड़ा असर पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमोबाइल, शराब, फिर हवाई जहाज या डिफेंस, हथियार, मिसाइल, इस सब में कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि खुद अगर आप ध्यान देंगे मिडिल ईस्ट के देशों को, तो ये मिडिल ईस्ट के देश आपस में खुद लड़ रहे हैं। सऊदी अरब का ईरान से नहीं चल रहा है, तुर्की से नहीं चल रहा है, आपस में नहीं जम रहा है, तो इनको हथियार खरीदने के लिए फ्रांस के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका से हथियार खरीदने का मतलब क्या होता है कि 75 वो नियम कानून लद देता है। लेकिन कोई भी देश का अगर पूरी दुनिया द्वारा बहिष्कार होने लगे तो उस देश को घबराना एकदम लाजमी और हो भी जाएगा। कोई देश जो अचानक 2-3 दिन पहले सामान्य था, पूरी दुनिया उसके विरोध प्रदर्शन में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक लामबंदी दिखने लगती है, होपलेस इंसान हो जाता है। और फ्रांस का साथ कोई नहीं दे रहा था। अमेरिका चुनाव में बिजी है, ब्रिटेन कोरोना की वैक्सीन में ढूंढने में लगा हुआ है, और फ्रांस जो है ना वो यूरोप का पश्चिमी भाग, यानी अगर वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा मुस्लिम वहीं रहते हैं, लगभग 50 लाख रहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी चालू हो गई थी। लेकिन इसी बीच भारत ने उसका खुलकर साथ दिया। एकमात्र देश भारत बना है जो बड़े देशों में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसके विदेश मंत्रालय ने बाकायदे आधिकारिक प्रेस रिलीज लगाकर बताया है कि ये विरोध प्रदर्शन, बाइकॉट सही नहीं है, हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, जबकि भारत को यह बात पता है कि अरब देशों में हमारे 55 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर वहां से विरोध हो गया तो भारत में एक रोजगार के तो इंटरनल समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन अगर यहां से भी, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि भारत पे इसका कोई असर पड़ेगा। एक्चुअली बात बहुत पुरानी है, जब भारत के फ्रांस ने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया था। देखिए 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने शक्ति 98 नाम से परमाणु परीक्षण किया था, तो पूरी दुनिया ने भारत का विरोध किया था। पाकिस्तान का भी विरोध किया था क्योंकि उसने भी परमाणु परीक्षण कर दिया था। पूरी दुनिया भारत पर सैंक्शन लगाई थी, तो एकमात्र देश फ्रांस था जो दुनिया को रोका था और कहा था कि भारत को अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम रखने के लिए। तो इतना बड़ा एहसान हम भारत वाले कैसे भूल जाएंगे। तो हमारी इस मिट्टी पे कलंक लग जाएगा कि हम एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं। इस जन्म में लिया हुआ एहसान भी हम अगले जन्म में चुका देंगे। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे फ्रांस ने एहसान दिया था और मोदी जी ने उस एहसान को चुका दिया, क्योंकि एहसान लेके हम ऊपर नहीं जाते हैं, चल जाएंगे तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। तो उसी का जब पूरी दुनिया हमें छोड़ दी थी, जिस तरह से आज फ्रांस का बाइकआउट हो रहा है ना, परमाणु बम का जब परीक्षण हम लोगों ने किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो भारत का ऐसे ही विरोध हो रहा था, तो फ्रांस ने साथ दिया था। उसके बाद भी जब कारगिल की लड़ाई हुई जस्ट 1 साल बाद 1999 में, तो हमारे पास वो हथियार नहीं थे कि हम मारेंगे कैसे उतनी ऊंचाई पर। तो फ्रांस के लड़ाकू जहाज मिराज 2000 विमानों ने जाकर कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान का बलात्कार कर दिए थे सर। अभी हालिया में देखिए चाइना से जो विवाद हुआ, उसमें राफेल विमान आया, मेटियोर मिसाइल आया, और कितना इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के तहत आ गया। और आपको बताते हैं 5 नवंबर को और राफेल आने वाले हैं, 3, फिर दिसंबर लास्ट में आएंगे, फिर जनवरी में आएंगे, उसके बाद मार्च में 8 और राफेल आ जाएंगे, फिर अप्रैल में आएंगे। खैर ये डाटा देख के आप क्या करेंगे। इतना फ्रांस हम लोग का हेल्प करता है। महाराष्ट्र में जो बिजली घर लगाए जा रहे हैं फ्रांस उसमें भी मदद कर रहा है। तो जब इतना कर रहा है और हम चुप रहेंगे तो फिर भारत पे कोई ज्यादा जल्दी बिलीव नहीं करेगा। और बाकी लोगों को भी पता है कि ये विवाद किसी 2 देश का नहीं है, उनके बयान को लेके हो रहा है, धार्मिक वजह से। लेकिन इसमें तुर्की क्यों कूद रहा है आप समझिए। तुर्की केवल इस मामले का फायदा उठाना चाह रहा है कि भाई मुस्लिम भड़के हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो। तुर्की का फ्रांस से पुराना विवाद चल रहा है, क्योंकि तुर्की चाहता है कि हमारा हथियार ज्यादा बिके, फ्रांस चाहता है हमारा हथियार बिके। तुर्की और इन लोगों का पर्सनल मैटर है, इसको ये लोग भुनाना चाह रहे हैं। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन का आप दोहरा चरित्र देखिए जरा। चीन का उत्तर पश्चिमी ये वाला जो राज्य है, इसको हम लोग तुर्किस्तान या फिर उगर एरिया कहते हैं। यहाँ के मुस्लिम आबादी यहाँ ज्यादा है, जिसे उगर मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे चाइना क्या करता है। आपको पता होगा कि उगर मुसलमानों को चाइना अपने यहाँ, वहाँ पे 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम है, जहाँ पे उसने 10 लाख लोगों को जेल में रखा है। और उसने कहा है वहाँ के मुसलमानों को कि तुम रोजा नहीं रख सकते हो, रमजान के दिन में जो रोजा रखा जाता है वो नहीं रख सकते हो।
वहाँ के मुसलमानों को कहता है तुम दाढ़ी नहीं रख सकते हो वहाँ पर, दाढ़ी रखोगे तो सरेआम दाढ़ी छील देता है वहाँ पर। और मौलाना लोगों को बाकायदा टोपी उपी पहना के नचवाया था सबके सामने, देखिए मौलाना लोग को, और ये लोग नाचे थे, नहीं नाचते ना तो मार डालता उन लोगों को। यहाँ पर चाइना कर रहा है तो कोई विरोध करने नहीं आया। चाइना ने हद कर दिया कि जब चाइना ये बोल दिया कि वहां पे जो कुरान पढ़ा जाएगा उस कुरान में वो चीजें रहेंगी जो चाइना जोड़ना चाहता है, यानी कुरान को भी उसने मॉडिफाई कर दिया। वहां की लड़कियां अगर कपड़ा बड़ा पहन लेती हैं तो सरेआम वहां कैंची से काट दिया जाता है कि तुम्हें पूरा कपड़ा फुल मतलब पूरा नहीं पहनना, जो चाइना बोलेगा उसी टाइप का स्कर्ट पहन के रहना है। लेकिन अगर ये कांड फ्रांस में हुआ रहता ना तब तक फ्रांस जल चुका रहता। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये चाहते हैं लोग कि चीन में ऐसी घटना हो, या फिर ये लोग चीन से एकदम डरे हुए हैं। और रियल में भी अगर ये लोग चीन के खिलाफ आवाज उठा देंगे ना तो चीन तो वही हाल कर देगा, मतलब मत पूछिए इन लोग का। मजाल पाकिस्तान का जो बोल दे चीन को कि ये क्या कर रहे हो, कोई भी नहीं बोल सकता है यहाँ पर, क्योंकि चीन इन लोग को बढ़िया से इलाज कर देता है वहाँ पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन केवल इन पर अत्याचार करता है, चीन ईसाइयों को भी नहीं छोड़ा है। चीन ने उगर मुसलमानों को बंदी बनाने के लिए इतना बड़ा कैंप बना के रखा है, इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और इनमें उन्हें मॉडिफाई कराता है, मतलब उनको नचवाता है, पूरी तरह से कहता है कि हम इसमें सुधार कराना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अमेरिका और बाकी देशों ने दबाव बनाया कि इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बैठेगी जो इन जेल के अंदर जाएगी और रियल में जांच करेगी कि आखिर क्या होता है। भाई साहब हद हो गया, जब इस जांच का विरोध पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब ने किया, अर्दोगान साहब का तुर्की ने किया, आप खुद जाके साइट पर देख सकते हैं इन लोग के। हमको ये समझ में देते ये चाइना के मैटर पर ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि चाइना में इन लोग का इन्वेस्टमेंट चल रहा है यहाँ पर और चाइना इसी का फायदा उठाता है। हालांकि चाइना ने ईसाइयों को भी नहीं छोड़ा, वहां पर क्रॉस को जला दिया गया, तोड़ ताड़ दिया गया वहां पर। और हद जो हालिया घटना में हुआ है, ईसाइयों में जो फादर होते हैं लोग ना, पोप फादर, उनकी कई कैटेगरी होती है, जैसे कुछ नन होंगे, फादर होंगे, पोप होंगे, विशप होंगे, तो ये कैटेगरी है वहाँ के धर्म गुरुओं का। तो विशप एक कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी होती है। तो कहा गया है, मतलब पूरी दुनिया में ईसाइयों का यही है कि विशप कौन बनेगा, यानी जो लीडर होता है फादर, वो बहुत सीनियर होते हैं, रेस्पेक्टेड होते हैं। तो विशप कौन बनता है ये ईसाई लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन चाइना ने अपने यहाँ संशोधन कर दिया कि कौन विशप बनेगा इसका डिसाइड चाइना की गवर्नमेंट करेगी, तो वहाँ भी नहीं कर रहा है। तो भारत के सामने तो डबल मौका है कि एक काम करता ना, भारत इन उगर मुसलमानों का मुद्दा उठा लेता है यहाँ पर और कहता कि इतना अत्याचार हो रहा है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे भारत, और पूरी दुनिया इसके खिलाफ विरोध करे। और सोचिए कितना मजा आ जाएगा कि अगर भारत इसका लीडर कर दे और पूरी दुनिया में वैसे ही बाइकआउट चालू हो जाए, जिस तरह से फ्रांस का बाइकआउट चालू हुआ है, ऐसे फ्रांस का जैसे बाइकआउट चालू हुआ है उस तरह से चाइना का बाइकआउट हो जाएगा, तो भारत के लिए तो मजा है। अमेरिका अपने बाइकआउट कर रहा है, मिडिल ईस्ट वाला बाइकआउट कर देगा तो मजे हो जाएगा। एशिया में हम लोग का डेवलपमेंट और आगे चला जाएगा, जो जीडीपी माइनस में गई है ना, धड़ाक से प्लस में आ जाएगी। तो भारत सरकार को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, उसको तुरंत आवाज उठा देना चाहिए इन उगर वालों के लिए, क्योंकि हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। क्योंकि हम लोगों ने फ्रांस का साथ दिया है तो अंदर अंदर वो कुड़कुड़ा रहा होगा सब, इनका आवाज उठा देंगे तो हम लोग का वो न्यूट्रल हो जाएगा। और कहीं जो हम लोग का ये तीर लग गया तो भाई साहब हम लोग के लिए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को आई होप इसको काम करना चाहिए, इसको मामला को उजागर करना चाहिए। लेकिन जो अभी फ्रांस के लिए विरोध चल रहा है उसकी इकोनॉमी पे कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ विरोध होते हैं या बाइकआउट होता है तो कुछ ना कुछ तो इकोनॉमी नीचे जाती है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। आई जाते